निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण अत्यधिक गर्म पाया जाता है? इसका जो आंसर है पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, इसी में से कोई एक है और आपका आंसर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, यहाँ तक कि ये बुध ग्रह से भी ज्यादा गर्म है। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है, जो सूर्य का चक्कर लगाता है, उससे ज्यादा दूरी पे शुक्र है। लेकिन बुध का टेम्परेचर लगभग 165 डिग्री सेल्सियस है, जबकि शुक्र का टेम्परेचर और पृथ्वी जो है उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। और शुक्र का टेम्परेचर इन दोनों से ज्यादा और है कितना, वो है 464 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण ये है कि जो शुक्र ग्रह है उसका जो वायुमंडल है वो वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत डेंस मात्रा में है। कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी उनको आने देता है। सूर्य के से जो सूर्य से आने वाली रेज होती है उसको शॉर्ट वेव रेडिएशन कहा जाता है। सूर्य के से आने वाली किरणों को शॉर्ट वेव रेडिएशन कहा जाता है। और जब ये किसी धरातल पे ग्राउंड पे गिरती है तो जहाँ पे गिरेगी उसको गर्म करेगी, जो वहां से फिर से एक रेज निकलेगी। जो वस्तु गर्म होगी वो ऊष्मा का उत्सर्जन करना शुरू कर देगी। जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर का ये नेचर है कि ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए पारदर्शी है और लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए अपारदर्शी है। इनको बाहर नहीं निकलने देती, फिर से वापस अपने ही क्षेत्र में फैला देती है, जिस वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने इस प्रोसेस को कभी धूप में खड़ी हुई कार के संदर्भ में फील किया होगा। अगर गाड़ी धूप में खड़ी है और सारे कांच बंद है तो उसके अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम प्रोसेस होता है। शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए वो कांच पारदर्शी का काम करता है और लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए अपारदर्शी, और अंदर पूरा हीट बाहर की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की एक मोटी परत भी है जो ऊष्मा को बिल्कुल बाहर निकलने नहीं देती। इसी कारण से जो शुक्र ग्रह है उसका सतही तापमान वो 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 464 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान पहुंच जाता है, जो बुध ग्रह से भी अधिक है। जबकि बुध सूर्य के अधिक निकट है। बुध की जो स्थिति है वो सूर्य के ज्यादा निकट है। ये घटना ग्रीन हाउस का, यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका चरम एग्जाम्पल है। इस तरीके का एग्जाम्पल आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। 464 डिग्री सेल्सियस उसका औसत तापमान है। यानी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहां पर किसी तरीके से कोई लाइफ सरवाइव कर सकती है। जहाँ सूर्य से आने वाली ऊष्मा तो ग्रह की सतह पर पहुंच जाती है लेकिन वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। इस प्रक्रिया के कारण शुक्र जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन गया है और ये प्रोसेस वहाँ चलता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपको समझाने का हमने प्रयास किया ग्रीन हाउस इफेक्ट को। पृथ्वी पर भी इसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यही कारण है ग्लेशियर्स पिघलने का। जब हमारे वायुमंडल के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा रहा है, कार्बन का उत्सर्जन बढ़ाया गया है। कहाँ कहाँ से बढ़ाया गया है? तो हम बहुत ज़्यादा कोयले का खनन कर रहे हैं, कोयले का यूज कर रहे हैं, चाहे बिजली बनाने के लिए, चाहे थर्मल थर्मल पावर प्लांट यानी कि बिजली के रूप में, कल कारखानों के रूप में, भट्ठे के रूप में, अलग अलग जगहों पे ऊर्जा के रूप में। तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो पृथ्वी ने अपने गर्भ में दफन कर लिया है, उसको इतना मेहनत से हम उसको निकालते हैं। सारी गाड़ियां डीजल, पेट्रोल, उसके अलावा और कार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन,
ये जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में इन सब का अलग-अलग रूपों में हम उत्सर्जन करते हैं। हवाई जहाज इतना ज़्यादा दिन भर कितनी लाखों की संख्या में वायुमंडल के अंदर उड़ रहे हैं। वो कितना फ्यूल, कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ना जाने कितनी गैसेस को वायुमंडल के अंदर रिलीज़ कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे वायुमंडल में ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनकी मात्रा बढ़ रही है। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के इस वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसकी जो लेयर है वो कंटिन्यूअस क्या होती जा रही है, मोटी। यहाँ पे सूरज है और सूरज से जो आने वाली रेज है पृथ्वी की तरफ, वो किस रूप में आती है, तो हमेशा के लिए याद रखिएगा, इस रूप में आती है शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ये पृथ्वी पे प्रवेश कर जाती है। शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए पृथ्वी का वायुमंडल कैसा बिहेव करता है, तो बिल्कुल लगभग लगभग पारदर्शी, लगभग लगभग। बाकी कुछ तो जो सूर्य से आती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ क्रिस्टल की वजह से, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल है उसकी वजह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, कई चीजों से। लेकिन ये जो वायुमंडल है, इसका जो नेचर है इन सनरेज के लिए, यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए, इनको अंदर आने देता है। लेकिन जब पृथ्वी को गर्म करती है, तो यहाँ से जो विकिरण चलती है सूर्य से, उसको सौरिक विकिरण कहा जाता है। जब वो पृथ्वी को गर्म कर देती है तो इसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। अब पृथ्वी को गर्म करने के बाद जो भी वस्तु गर्म होगी वो हीट को रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। जब वो हीट को रिलीज करना शुरू कर देती है, यानी पार्थिव विकिरण, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये हो जाती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। और लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये अपारदर्शी हो जाता है। जितना ज्यादा डेंस होगा, जितना ज्यादा उसमें ग्रीन हाउस गैसेज होंगी, उतना ज्यादा पृथ्वी की जो पार्थिव विकिरण है वो बाहर वायुमंडल से अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगी। उससे फिर हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। पता चलता है 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ा, पिछले 40 साल में, 50 साल में, 100 साल में जो टेम्परेचर ने ग्रोथ की है, तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या है कि जैसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र में जल स्तर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में पानी ज्यादा आएगा, नदियों में पानी अगर ज्यादा आ रहा है तो बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। जो क्षेत्र तटीय क्षेत्र हैं या तमाम ऐसे देश हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं, वो क्या होंगे, डूबने लगेंगे। ऐसे में फिर हमारे पास वैसे ही 70% भाग समुद्र से घिरा, समुद्र में ही है, बाकी हम 30% पे हैं। तो वो भी जो बचा हुआ हिस्सा उसमें से मैक्सिमम डूबेगा। जनसंख्या कहाँ जाएगी, लोगों के लिए क्राइसिस होगा। तो फिर बहुत सी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। ये सारी समस्याओं के पीछे कारक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन है, ग्रीन हाउस गैसेस। कैसे रोका जा सकता है, तो उसके लिए सरकारें, दुनिया भर की सरकारें जो है वो एसडीजी गोल्स के तहत काम कर रही हैं, जिसमें वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जा सके। ऐसे जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनका प्रयोग किया जाए, सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाए, ऐसी एनर्जी का प्रयोग किया जाए जिसमें कार्बन इमिशन शून्य हो जाए, ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता चला जाए। तो ये सारा टॉपिक है, आगे हम लोग एनवायरमेंट में उसको पढ़। तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर की गई कि किस तरीके से शुक्र ग्रह की स्थिति है। तो 4-5 बातें आपने जानी है। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है पृथ्वी के संदर्भ में, तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। और जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वो कौन सा है, बुध। बुध का औसतन तापमान तो सूर्य के सबसे निकट है 165 डिग्री सेल्सियस है। और वहीं अगर हम बात करें शुक्र का, जो जो सूर्य से दूसरे नंबर पे बुध शुक्र, उसका 464 डिग्री सेल्सियस है। और ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और इतनी बातों को ध्यान रखना, खूब ढेर सारे क्वेश्चन इस क्षेत्र से बने हैं और पूछे गए हैं। जो यही अभी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया गया, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2016 और यूपी पीसीएस 2020 में ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ग्रीन हाउस गैसेज से, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आसपास में इस तरीके से क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौने ग्रह, ड्रॉफ प्लेनेट की परिभाषा निम्न में से किस खगोलीय संस्था के द्वारा दी जाती है। नासा है, इसरो है,
या अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, संयुक्त राष्ट्र परिषद है? आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा ये जो ड्वार्फ प्लेनेट हैं इनकी परिभाषा दी जाती है। क्या होते हैं बौने ग्रह? ग्रह और बौने ग्रह दोनों में अंतर क्या है? एक कंप्लीट ग्रह है जिसको पूर्ण रूपेण ग्रह कहा जाता है और एक होता है बौना ग्रह। दोनों में क्या डिफरेंस है पहले ये समझिएगा। जो ग्रह होता है जिसको ग्रह की संज्ञा दी जाती है तो इसके लिए तीन शर्तें होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली शर्त ये होती है कि इसके पास अपना इतना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए जिससे कि ये अपनी शेप को गोल बनाए रख सके। यानी कि जो जब सूर्य की परिक्रमा करे तो इसके पास अपना इतना गुरुत्व होना चाहिए, यानी कि इसके केंद्र की ओर इतना आकर्षण बल होना चाहिए कि ये अपनी शेप को गोल बनाए रखे। पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये है कि वो सूर्य की परिक्रमा करे, जो सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर लगाए। और तीसरी बात है कि अपने रास्ते का बॉस होना चाहिए, यानी कि सूर्य मान लीजिए यह है सूर्य और सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है। ये ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के क्रम में ये अपने रास्ते का बॉस होना चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि इसके रास्ते में जितने उल्का पिंड है, छोटे पिंड है, बर्फ के टुकड़े हैं या और कोई ऐसी वस्तु है तो ये उसको खा जाए। जो उसे खा जाए, खत्म कर दे, उसको ग्रह कहेंगे। यानी ग्रह में ये इतनी पावरफुल, इतना उसके अंदर पर्याप्त आकर्षण होता है कि जो पिंड है, उल्का पिंड है या कोई और बर्फ वगैरह के, के पिंड है या शिलाएं हैं, वो सारी की सारी उस ग्रह में आके समा जाती है। यानी उसका आकर्षण बल उसको खींच के अपने में चिपका लेता, अपने में समाहित कर लेता है। या इतना आकर्षण हो या इतना प्रतिकर्षण हो कि अगर कोई पिंड बड़ा है तो उसको अपने से दूर कर दे। यानी रिपल्सिव फोर्स भी उसके पास होनी चाहिए और अट्रैक्टिव फोर्स भी उसके पास होनी चाहिए। जैसे पृथ्वी है तो आप पृथ्वी के आसपास कोई ऐसा आप नहीं देखेंगे कि कोई भी उल्का पिंड आपके बगल से गुजर रहा हो, आपके ऊपर से गुजर रहा हो। ऐसा क्या क्या हुआ होगा जब ये पृथ्वी ग्रह का रूप धारण की होगी तो जो आसपास के छोटे मोटे उल्का पिंड या पिंड रहे होंगे वो पृथ्वी में आकर के समाहित हो गए, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण इसमें जुड़ गए। और जो इसके इसमें नहीं जुड़े तो वो रिपल्सिव फोर्स, यानी कि जैसे आपने मैग्नेट को देखा होगा तो दो मैग्नेट को अगर आप पास में लाएं एक एंगल से वो चिपक जाता है, एक एंगल से वो एक दूसरे को क्या करता है, दूर कर देता है। वैसे पृथ्वी भी चुंबक है तो इतना आकर्षण होना चाहिए कि वो या तो चिपका ले या तो दूर कर दे। तो यानी तीन शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त कि उसके पास इतना गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए कि वो अपनी शेप को गोल रख सके। दूसरा, सूर्य की का के चारों तरफ चक्कर लगाए। और तीसरी बात कि वो अपने रास्ते का जिस पथ पे चलेगा, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली उसकी कक्षा है, उस पाथ का बॉस होना चाहिए। यानी कि उसके उस रास्ते पे अगर कोई उल्का पिंड या कुछ भी आया तो वो उसे खा जाए और या फिर उसे अपने से दूर कर दे। अब अगर ये बात किसकी थी, पूर्ण रूपेण ग्रह की। अब यही अगर हम बात करते हैं कि उन जो बौने ग्रह हैं उनके लिए क्या परिभाषा है। उनके लिए जो परिभाषा दी गई है उसमें पहला दूसरा पॉइंट सेम है कि उनके पास पर्याप्त अपना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए जिससे वो अपनी संरचना को गोल बना के रख सके। दूसरा, वो सूर्य का चक्कर लगाते हों, बौने ग्रह की परिभाषा बता रहा हूँ। और तीसरा तीसरा ये होता है कि ये इतने सक्षम नहीं होते, यानी अपने रास्ते के बॉस नहीं होते, अपने रास्ते को साफ नहीं कर पाते। जिस पथ पे चक्कर लगाते हैं उस पथ के आसपास में जो पिंड हैं, उल्का पिंड हैं, वो भी इनके आसपास रोटेट करते हैं या इनके पथ पर बने रहते हैं, ये उन्हें समाप्त नहीं कर पाते। पहले जो प्लूटो है इसको ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने जो बौने ग्रह की परिभाषा दी उसके अंतर्गत प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। हम लोग अपने बचपन में याद किए थे कि प्लूटो जो है वो क्या है, ग्रह है। 2006 में इसको इससे हटा करके ग्रह की श्रेणी से इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अब बौने ग्रह क्या है?
कि खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त इसकी है कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्व के कारण वो गोल आकार बनाए रखते हैं। परंतु तीसरी शर्त है कि उन्होंने अपने कक्षा क्षेत्र को साफ नहीं किया है। कक्षा क्षेत्र का मतलब उनका जो पाथ है वो इतना बल इनके पास नहीं है, इतना आकर्षण और इतना प्रतिकर्षण बल नहीं है कि ये अन्य उल्का पिंडों को या अन्य चीजों को अपने रास्ते से हटा सकें या उन्हें अपने में समाहित कर सकें। तो इस नई परिभाषा के अनुसार यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। प्लूटो, एरिस, हाउमिया, मौके मौके और सेरेस, ये सब बौने ग्रह हैं। तो यानी कि इन सब को बौने ग्रह की श्रेणी में इन पांचों को रखा गया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन बौने ग्रह है। बौने ग्रह क्या करेंगे? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, अपना इतना गुरुत्वाकर्षण रखेंगे कि अपनी संरचना गोल रख सकें। और तीसरी बात, इनके अंदर अपनी कक्षा को, अपने रास्ते को साफ करने की क्षमता नहीं होती है। तो हमने कोशिश की आपको ग्रह और पूर्ण रूपेण ग्रह और बौने ग्रह के बीच में डिफरेंस बताने की। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता का जो प्रकार है वो क्या है? स्वतंत्रता का प्रकार क्या है? तो देखिए, विधिक स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है, नागरिक स्वतंत्रता है या राजनैतिक स्वतंत्रता है। इस तरीके के प्रश्न जो है 2021 के यूपीपीसीएस आईएएस के प्रीलिम्स में 2017 में पूछा जा चुका है। और आर्टिकल 19 वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का। अक्सर बार बार यहाँ से क्वेश्चन, वैसे तो सारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। ये आंसर क्या होगा इसका? नागरिक स्वतंत्रता। ये किस तरीके की स्वतंत्रता है, क्या प्रकार है? नागरिक स्वतंत्रता। अब जरा इसको समझिएगा। जो आर्टिकल 29 है, सॉरी 19 है भारतीय संविधान का, इसको शॉर्ट में कहते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। कौन सा भाग है? भाग 3। और इसमें जो पहले तरीके का अधिकार है 14 से लेकर के आर्टिकल 14 से लेकर के 18, 14 से लेकर के 18 तक के अधिकार किसमें आते हैं? समता का अधिकार। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से शुरू होता है। और 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार में भारतीय नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रताओं की गारंटी ये देता है। और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। वाक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की, अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। चाहे बोल करके अभिव्यक्त करिए, कुछ लिख करके अभिव्यक्त करिए, कुछ डायग्राम बना करके अभिव्यक्त करिए। कहीं भी आप सम्मेलन करना चाहते हैं तो आपको उसकी स्वतंत्रता दी गई है। संघ बनाने की, किसी भी तरीके का आप ग्रुप बनाना चाहते हैं उसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। और भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, संचरण करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी निवास करने, कहीं भी भारत में बस जाने की स्वतंत्रता है। और कोई भी वृत्ति अपनाने, व्यवसाय करने, व्यापार करने, रोजगार करने, अपनाने की स्वतंत्रता है। यानी कि कितने तरीके की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत दी गई है? तो 6। कैसे शॉर्ट में इसको याद रखेंगे? और ये पूछी जाती है तो क्या है? पहला कहेंगे आप वाक अभिव्यक्ति, दूसरा क्या है? सम्मेलन, वाक अभिव्यक्ति पहला, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति। ये 6 स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 के तहत, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दी गई है। और इसमें ये लोकतंत्र अधिकार, लोकतंत्र के मूल आधार हैं और नागरिकों को स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। यानी कि आर्टिकल 19 के तहत जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसमें वाक अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति। वृत्ति का मतलब कोई भी व्यवसाय, व्यापार या रोजगार को अपनाने की स्वतंत्रता। तो ये क्या है? ये नागरिक स्वतंत्रताओं
भारतीय संविधान के ये नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हैं। ये नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और इसमें युक्त युक्त प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। लेकिन इतना व्यापक तरीके का अधिकार दुनिया के अन्य संविधानों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जितना भारत के संविधान में दिखाई देता है। तो आर्टिकल 19 को इस रूप में आपको तैयार रखना है। इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार को संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? देखें इसे, ये प्रश्न भी यूपीपीसीएस 2015, आईएएस प्रीलिम्स 2012 में पूछा जा चुका है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया और इससे पहले शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कहाँ ले जाके जोड़ा गया, तो आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। आर्टिकल 21 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आने वाला जीवन के अधिकार है। आर्टिकल 21 जो है वो जीवन का अधिकार है, यानी कि जीवन के अधिकार के साथ में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। तो शिक्षा इतनी ज़्यादा ज़रूरी है और किस रूप में इसको लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार ये आर्टिकल 21 में है। एज कितनी दी गई है? 6 से 14। 6 वर्ष से अगर कम उम्र का बच्चा है तो उनके सबके लिए जो प्रावधान है इसको रखा गया है शिक्षा वगैरह का आर्टिकल 45, जो कि इसी समय जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और कहा गया राज्य का दायित्व होगा कि राज्य उसके लिए उपयुक्त प्रबंध करे। डीपीएसपी है ये आर्टिकल। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट जो है वो नागरिकों को प्रदान किया गया अधिकार है, जो राज्य की स्वतंत्रता पे अंकुश लगाता है। वही डीपीएसपी क्या है? ये राज्य के लिए दिशा निर्देश है कि राज्यों को गाइडलाइन दी गई है कि किस तरीके से काम करना है। उसमें जोड़ा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए राज्य जो है वो उचित प्रबंध करेगा। उसके बाद आप देखेंगे 51A, 51A जो है ये मौलिक कर्तव्य है। इसके अंतिम वाले के वाले में भी इसी समय 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये संशोधन किया गया और जिसमें माता पिता या संरक्षक को संबोधित किया गया कि शिक्षा के संबंध में वो अपनी भूमिका का उचित निर्वहन करें, ये उनका कर्तव्य होगा। इस संशोधन के बाद क्या किया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। ये सब डेट इम्पोर्टेंट हैं, आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं। ये आंसर राइटिंग में भी आपको यूज करने का पूरा पूरा मौका देंगे। ये सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांतों को बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है और उसकी पहचान कैसे की जाती है? विटामिन ए, इसका नाम विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रात्रि में दिखाई ना देना। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र की कमी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, हड्डियों में विकृति। विटामिन सी, इसकी कमी से मसूड़ों में रक्तस्राव। यहाँ सबसे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से नाइट जो है ब्लाइंडनेस की समस्या आ जाती है, जिसमें व्यक्ति को रात या फिर कम रोशनी में देखने में कठिनाई होती है। ये रेटिना में रॉड कोशिकाओं, रॉड सेल्स के कार्य पे प्रभाव डालता है, जो कम प्रकाश में देखने के लिए जिम्मेदार होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमारे रेटिना में कौन सी कोशिका है? तो वो रॉड सेल्स हैं जो रात में कम प्रकाश में देखने के लिए जिम्मेदार है।
विटामिन ए की बच्चों की दृष्टि, त्वचा, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से शुष्क त्वचा, आंखों में सूजापन और संक्रमण की समस्या बढ़ जाती है। इसके स्रोत क्या हैं? तो जैसे गाजर है, पालक है, ये सारे विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं, इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ए, के, डी, सी। तो आंसर है विटामिन सी। नींबू को आप पानी में देखिए डालते हैं तो तुरंत वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ये हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होता है। विटामिन सी हमारे शरीर में इसका कोई स्टोरेज नहीं होता। इसको नियमित हमें आहार के माध्यम से प्राप्त करना होता है। इसीलिए एक आंवला खाने की डेली सलाह दी जाती है। या देखिए लोग खाने में नींबू यूज करते हैं, नींबू पानी पीने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। जैसे किसी घाव है उसको जल्दी भरने में, प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त करने में, हमारे शरीर में आयरन के अवशोषण में भी ये सहायक होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो इससे स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े से खून आना, उसके अलावा थकान, संक्रमण की आशंका, ये सब बनी रहती है। तो अगर विटामिन सी का सेवन लंबे समय से नहीं कर रहे हैं तो जरूरी है तो होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो बड़ी आसानी से नींबू, आंवला या फिर संतरे, इन सब से शरीर को मिल जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है? रोगों को उत्पन्न करना, वसा को जमा करना या फिर मुक्त कणों को निष्क्रिय करना। तो आपका आंसर होगा फ्री रेडिकल्स। इनको सबको न्यूट्रलाइज करना। ये फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं? फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसे जो है अस्थिर अणु होते हैं जो हमारे डीएनए, ध्यान से समझिएगा, कोशिका झिल्ली और अन्य कोशिकीय संरचनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। यही फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में डेली बनते हैं। यानी कि एक निगेटिव एनर्जी के रूप में ये काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर। ये एक ऐसे अस्थिर अणु होते हैं जो हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे अन्य कोशिका संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे असमय बुढ़ापा, अभी आप देखेंगे आजकल कुछ फोटोज बड़ी ट्रेंड करती हैं जिसमें एक तरफ दिखाया जाता है किसी अभिनेत्री को जिनकी उम्र है 52 साल, और बगल में किसी एक ग्रामीण परिवेश की 52 साल की महिला को दिखाया जाता है और दोनों के चेहरे को कंपेयर करते हुए लिखा जाता है कि देखिए ध्यान से। तो दोनों में अंतर क्या है? उसको नॉलेज है, उसको नॉलेज नहीं है। यानी कि समझ, क्या चीजें हमारे शरीर को चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अगर हम अपने शरीर में फ्री रेडिकल्स की संख्या को बढ़ा लें तो फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ने के का सबसे बड़ा कारण है आजकल कैंसर। कैंसर के लिए ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इसके अलावा जो डायबिटीज है, वो हृदय रोग जैसी समस्या, बुढ़ापा, कम समय में बूढ़ा शरीर दिखाई देने लगना, ये सब इन फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। जो ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये हमारे शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करके खत्म कर देते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलते कहाँ कहाँ से हैं? इसीलिए सेब को सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। सेब, कहते हैं डेली अगर आप एक सेब खाएंगे तो आप पूरी जिंदगी स्वस्थ रहेंगे। आपके पास, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। शरीर आपका अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखेगा। कारण सेब के अंदर, सेब में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन यानी कि प्रोविटामिन ए जैसे पोषक तत्व प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। यानी कि अगर आप विटामिन ई जैसे बादाम वगैरह के सेवन से विटामिन ई मिल जाएगा, गाजर है, ये सब बीटा कैरोटीन, पालक है, और विटामिन सी मैंने अभी आपको बताया ही। तो सेब के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती है, इसलिए उसको इस मामले में सबसे अच्छा माना जाता है। इनका सेवन जो है वो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमें बार बार बीमार होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये रिपीट होता रहता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? केसीन। यानी कि
दूध में जितना प्रोटीन पाया जाता है उसका 80% भाग कैसीन होता है। दूध का मुख्य प्रोटीन केसीन होता है जो कुल प्रोटीन का लगभग 80% होता है। यही दूध को सफेद रंग देता है। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। केसीन का पाचन जो है हमारे शरीर में बहुत धीरे धीरे होता है। इसीलिए दूध पीने से देखेंगे आप कि जो लोग दूध के जैसे बच्चे हैं उनको दूध ही पिलाया जाता है। दूध धीरे धीरे पचता है, तो जो धीरे धीरे पचता है इसलिए ये मांसपेशियों के विकास के लिए लाभदायक होता है। वो वसा को संतुलित करता है। ये प्रोटीन विशेष रूप से और शिशुओं के पोषण के लिए और जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए लोकप्रिय है। यानी कौन सा? केसीन। और जो कहाँ मिलता है? दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा किस प्रकार के तेलों में कम होती है? कोलेस्ट्रॉल की जो वो मात्रा है वो जैतून के तेल में सबसे कम होती है। नारियल तेल, सरसों तेल, ताड़ का तेल ऑप्शन में दिया गया है। ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल है ये 1,000 रुपए लीटर के हिसाब से मार्केट में, मतलब मैं तो ऐसे रेट बता रहा हूँ काफी महंगा। 1,000, 1,200, 1,400 जो भी रेट अवेलेबल हो, मतलब काफी महंगा बिकता है। कारण क्या है? ऑलिव ऑयल में असंतृप्त वसा अम्ल, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जो हृदय के लिए लाभकारी होता है। इसमें एलडीएल को कम करने, एलडीएल क्या है? तो ये हमारे शरीर में जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको क्या कहते हैं? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको एलडीएल कहते हैं। और एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। इसको बढ़ाने में की क्षमता ज़्यादा होती है इसमें। एलडीएल को कम करेगा। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, एलडीएल, एचडीएल। एलडीएल जो है वो खराब है, लो डेंसिटी है लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी वाला खराब होता है, इसको कम करता है ऑलिव ऑयल। और एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये हृदय रोग, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज, इनके नियंत्रण में सहायक होता है। इसीलिए इसे हृदय हितैषी तेल माना जाता है। किसको? ऑलिव ऑयल को। इसको हृदय हितैषी तेल के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए किस प्रमुख कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है? वो कार्यक्रम कौन सा है? इसके लिए पोषण संबंधी नीतियों के लिए आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पोषण अभियान। पोषण अभियान, मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना भी है लेकिन इसको बहुत व्यापक रूप दिया गया है पोषण योजना को। 2022 में 2021 में पोषण मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये है क्या? 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया पोषण मिशन। इसका लक्ष्य रखा गया था 2022 तक कुपोषण को समाप्त करना। लक्ष्य हासिल नहीं हुआ पूरी तरीके से, बहुत सफलता नहीं मिली इसमें। तो इसको दोबारा पोषण 2 के नाम से फिर से और बहुत महत्वाकांक्षी तरीके से सरकार चला रही है इसे। महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए समन्वित कार्यवाही करता है। यानी कि ये एक ऐसी व्यवस्था दी गई है सरकार के द्वारा जिससे बच्चों को, महिलाओं को पोषण युक्त भोजन, पोषण युक्त टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, यहाँ तक कि कई ऐसे मोबाइल ऐप बनाए गए हैं जो आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा। उस पर जाकर के आप अपने शरीर के बारे में लगभग 15-20 क्वेश्चंस का आंसर देते हुए अपने शरीर की प्रकृति के बारे में जान सकते हैं कि आपकी प्रकृति कैसी है। जैसे 3 तरीके की शारीरिक प्रकृतियां मानी जाती है, कफ प्रवृत्ति, वात प्रवृत्ति और एक और होती है कफ पित्त वात, 3 तरीके की। तो अब कौन सी आपके शरीर की कैसी कैसा नेचर है, उस हिसाब से आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, किस चीज़ से परहेज करना चाहिए, किस मौसम में कैसे, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा पोषण मिशन को टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अनेबल किया गया है। कई मोबाइल ऐप बनाए गए हैं। इसका फोकस है स्टंटिंग, जो बच्चे जो है लंबाई, जिनकी लंबाई के हिसाब से वजन नहीं है, उम्र के हिसाब से लंबाई नहीं है, तो उन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर सकता है। गरीबी के पीछे स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा कारण है।
गरीबी का जन्म। प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता, कि गरीबी का जन्म जो है माँ के गर्भ से ही हो जाता है। माँ के गर्भ में अगर बच्चा आया है, तो वहीं तय हो जाता है कि ये अमीर होगा कि गरीब होगा। अगर उसको उचित पोषण नहीं मिला, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, वो धरती पे आया और पता चला वो शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो गया। उसकी सोचने समझने की क्षमता शारीरिक रूप से सक्षम है, मानसिक रूप से असक्षम हो गया या ऐसी कुछ स्थितियाँ बनी, तो वो फिर वो अस अस जो अक्षमता है वो पूरी ज़िंदगी उसको अभाव में रखती है, क्षमतावान नहीं होने देती। तो जिस वजह से वो फिर शिक्षा में आगे नहीं आ सकता, किसी काम में परफेक्ट नहीं हो सकता और फिर उसको गरीबी और अभाव में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो गरीबी के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर गरीबी का उन्मूलन करना है, तो उसका सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। शिक्षा और जागरूकता अगर इसको हम अपना लें, तो इन सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है, ऐसा सरकार का मानना है और इसलिए इसको आंगनबाड़ी से जोड़ करके पोषण कार्यक्रम पोषण 2 को भी चलाया गया है। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, फूड फोर्टिफिकेशन इसको पोषण 2, पोषण 1 में भी, इस पोषण मिशन में विशेष रूप से कभी आप आंगनबाड़ी कार्यक्रम से जुड़िए, जा करके वहाँ देखिए आंगनबाड़ी में आपको तमाम तरीके के प्रोडक्ट जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए आते हैं वितरण के लिए, तो उसमें दलिया है, दाल है, चावल है, इनका सबका फूड फोर्टिफिकेशन किया गया है। उस पर इस तरीके का एक लोगो बना होता है, एफ प्लस। अब चावल के अंदर फूड फोर्टिफिकेशन करके चावल के अंदर विटामिन ए को ऐड किया गया है। दलिया है, वो बनाया गया, उसके अंदर ढेर सारे मिनरल्स, विटामिन सब ऐड किए गए हैं। यानी किसी अनाज के अंदर विशेष रूप से पोषक तत्वों को ऐड करना, वो फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि चावल खाएगा, चावल के साथ उसको विटामिन ए भी मिल जाएगा। उसको अलग से विटामिन ए के लिए नहीं प्रयास करना होगा, क्योंकि सबके पास गाजर की उपलब्धता नहीं है, सबके पास पालक की, और पालक हर समय उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में फिर इंतजार करिए कि जब आएगा तब खाया जाएगा, तब तक पता चलेगा कि रात में दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ ढेर सारी तरीके की चीज़ों को पोषक तत्वों को ऐड करके उसमें सत्तू बनाया गया है, उसमें जो है दलिया है या और बहुत सारे तेल हैं, ये सब फूड फोर्टिफाइड है, जिससे कि शरीर के अंदर आवश्यक जो भी विटामिन, मिनरल हैं, उन सबको पहुँचाया जा सके। ये सरकार का एक बहुत अच्छा और महत्वाकांक्षी मिशनों में से एक है, ताकि भारत को स्वस्थ रखा जा सके। स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत बनेगा और वही फिर विकास की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। अब आइए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में किस कारण स्थिर बना रहता है? कोई भी जो उपग्रह है, अगर वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो किस कारण से? आप केंद्रीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर संवेग बल? कौन सा ऐसा फोर्स है जो उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में, जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी का भी तो चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। अब चंद्रमा भी पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है और उसके अलावा सूर्य का भी। तो पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए वो कैसे स्थिर बना रहता है, इसके बारे में सवाल पूछा गया आपसे। तो इसका आंसर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि उपग्रहों की पृथ्वी की परिक्रमा का मूल जो कारण है, वो पृथ्वी द्वारा उत्पन्न क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उपग्रह को केंद्र की ओर खींचता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, वो उपग्रह को केंद्र की ओर, और यह बल एक केंद्राभिमुख बल के रूप में काम करता है, जबकि उपग्रह की गति एक जड़त्वीय वेग प्रदान करती है, जो उसे आगे बढ़ाती है। इन दोनों बलों के संतुलन के कारण उपग्रह जो है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थिर रहता है। यदि गुरुत्व बल ना हो, तो उपग्रह सीधा अंतरिक्ष में चला जाएगा, और यदि केवल गुरुत्व हो, तो उपग्रह पृथ्वी से टकरा जाएगा, और जड़त्वीय वेग ना मिले, तो वो फिर आके पृथ्वी पे टकरा जाएगा। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है कि अगर आप अपने हाथ में एक रस्सी को बांध लीजिए,
उसको घुमाने का प्रयास, लेकिन यहाँ केंद्रीय बल भी काम करता है। लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ अगर चंद्रमा घूम रहा है तो उसके पीछे पृथ्वी का गुरुत्वीय बल और उसके साथ साथ उसमें एक एक लॉ ऑफ इनर्शिया है, जो लॉ ऑफ वेग है, जो जड़त्वीय वेग प्रदान करता है, उसकी गति प्रदान करता है, जिसकी वजह से वो स्थिर होकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। दूसरा है, ज्यामिति के अनुसार उपग्रह की कक्षा कैसी होती है। जो उपग्रह की कक्षा है वृत्ताकार होती है, वृत्त के आकार में, या फिर दीर्घ वृत्ताकार होती है, या फिर त्रिज्य रूपी होती है इस तरीके से, या फिर ऐसे ऐसे। तो ये इसमें होगा आंसर क्या, दीर्घ वृत्ताकार। यानी कि जो ग्रह है वो ग्रह की गति के नियम के अनुसार कि कोई भी उपग्रह या ग्रह जो सूर्य का या पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो वो किस कक्षा में घूमेगा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। यानी कि अगर यहाँ पे एक ग्रह है तो इसके चारों तरफ वो इस तरीके की कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसका एक फोकस केंद्र वस्तु पर होता है। वास्तविक उपग्रह कक्षाएं पूर्ण वृत्ताकार नहीं बनती, अपितु उनके दीर्घ वृत्त में पृथ्वी एक फोकस पर होती है। इससे उपग्रह की गति अपोजी यानी कि अधिकतम दूरी और परिपेजी न्यूनतम दूरी के बीच बदलती रहती है। क्या है ये, देखिए अधिकतम दूरी है और यहाँ आएगा तो ये न्यूनतम दूरी हो जाएगी। ये पृथ्वी है, मान लीजिए चंद्रमा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इस जगह पहुंचा तो इसमें अधिकतम दूरी, और ये क्या हो जाएगा, तो ये डिजाइन उनको क्या प्रदान करती, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भू संलग्न उपग्रह की क्या विशेषता होती है। जियो जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं इनकी क्या विशेषता है कि ये पृथ्वी के ध्रुवीय कक्ष को देखता है, ये सूर्य की परिक्रमा करता है, ये पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ घूर्णन करता है, या उल्का पिंडों को नियंत्रित करता है। तो ये जो जियो स्टेशनरी होते हैं ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और पृथ्वी की घूर्णन गति के समान गति से घूमता है। जिस गति से पृथ्वी घूम रही है उसी गति से ये भी घूमता है, इसलिए पृथ्वी से देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो रुका हुआ है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप एक ट्रेन में बैठे और आपके बगल भी एक ट्रेन आ जाए और जिस ट्रेन में आप है वो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और जस्ट बगल वाली ट्रेन भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप भी खड़े हैं वो भी खड़ा है। अगर आप उस समय बाहर देखेंगे दोनों मतलब ट्रेन से बाहर तो आपको आपकी गति का एहसास होगा, वरना उस गति उसकी ट्रेन की गति शून्य नजर आएगी। वैसे सेम यहाँ है, जिससे ये पृथ्वी के एक ही स्थान के ऊपर स्थित प्रतीत होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं यानी भू संलग्नक उपग्रह, ये पृथ्वी से भी भेजे गए हैं। ये उपग्रह जो है वो टेलीविजन का प्रसारण करने के लिए, संचार और मौसम पूर्वानुमान के लिए, ये ध्रुवीय क्षेत्रों को कवर नहीं कर पाता लेकिन एक बड़े भूभाग को निरंतर देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी डीडीटी के जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है। डीडीटी एक तरीके का कीटनाशक है और जो इसका जैव आवर्धन का मतलब है कि जो इसका प्रभाव है वो धीरे धीरे किस तरीके से मैग्नीफाई होता है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में। तो किस पे सबसे ज्यादा पड़ेगा, जल में रहने वाले जीवों पर, खाद्य श्रृंखला के शीर्ष जीवों पर, पौधों पर, या वायुमंडलीय गैसों पर। आंसर क्या होगा, खाद्य श्रृंखला के जो सबसे ऊपर है। बायोमैग्निफिकेशन है क्या, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक विषैला पदार्थ जैसे डीडीटी खाद्य श्रृंखला के स्तरों पर संचित होता है और उसकी जो मात्रा है वो ऊपर की कड़ी में अधिक होती चली जाती है। जैसे समझिएगा कि जो डीडीटी है इसको डाला किस पे जाता है, मान लीजिए फसलों पे डाला गया, पहले फसल पे आपने इसका छिड़काव कर दिया और इस प्लवक को यानी कि उस फसल को एक छोटी मछली ने, अब यहाँ प्लवक है, मान लीजिए कि ये जल के अंदर पहुंच गया है। अब जल के अंदर प्लवक होते हैं
इनको छोटी मछलियों ने खाया और उस प्लवक पे प्रभाव डीडीटी का आ चुका है। तो अब जब उसको मछली ने छोटी मछली ने खाया तो उसके अंदर डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अब छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली के अंदर अब उसका कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और बड़ी मछली को अगर पक्षियों ने खाया या मानव ने खाया तो इनके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इस डीडीटी का बढ़ेगा, यानी जहर का जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किसमें होगा, इस जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है इसके हाइयर वाले फेज में। तो इससे पक्षियों के अंडों की खोल पतली हो जाती है और मनुष्य मनुष्य की तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र पे भी असर पड़ता है। इसका इम्पैक्ट बताया गया है। तो जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला के हाइयर स्टेज में गुजरते हैं वैसे वैसे वहां पे बायोमैग्निफिकेशन का प्रभाव ज्यादा नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसके बदले में ये स्वीट पॉइजन कहलाती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सीधे हमारे हीमोग्लोबिन में जा करके ये घुल जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कार्बन डाइऑक्साइड में तो आदमी का दम घुटेगा, वो भगेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जस्ट अपोजिट काम करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे ब्लड के अंदर यानी हीमोग्लोबिन में ये घुल जाती है और बड़ी खतरनाक और जानलेवा गैसों में से एक है। तो यह मानव शरीर पे क्या प्रभाव होता है, फेफड़ों को जला देती है। हाँ, तो मैं बता रहा था ये शरीर में क्या करती है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो जाकर के घुल जाती है और हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है उसका वहन क्षमता को कम कर देती है। जब हमारे शरीर में ब्लड ही ऑक्सीजन की सप्लाई करता है एक एक कोशिका के अंदर, तो ये वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देती है जिससे कोशिकाएं मरने लगती हैं। और जब कोशिकाएं मरने लगती हैं तो आदमी की भी तुरंत डेथ हो जाती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में जैसे कमरे में एक बार मुखर्जी नगर के अंदर दो बहनें थीं, इंस्टीट्यूट में पढ़ने आती थी, तो वो लोग उन लोगों ने ठंडी के दिनों में रूम के अंदर ही कोयला जला के रखा था। और चूंकि ठंडी का टाइम होता है तो कोई रूम खिड़की दरवाजे खोलता नहीं, तो दोनों जो है वो कोयला ला करके जलाई और उसमें लगातार कोयले को रख रही थी और बेड पे बैठ करके पढ़ रही थी। रूम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली गई और दोनों पहले इसमें नींद आएगी, नींद आई, नींद आने के बाद दोनों लोग सो गए। सोई नहीं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ गया था। जब एकदम दम घुटने की स्थिति हो गई तो उसकी एक बहन की नींद खुली और उसने स्थिति को समझ लिया। इसी तरीके से दरवाजे ओपन किया, वो सब बाहर किया, बाहर की हवा आई, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। 3 4 5 दिन के बाद वो लोग फिर से रिकवर कर पाए। ये बहुत खतरनाक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस हीमोग्लोबिन से मिल करके ये कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बना देती है जिससे हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन को वहन नहीं कर पाता। ऑक्सीजन की सप्लाई इसके थ्रू जो शरीर की एक एक कोशिका में होती है वो होना बंद हो जाती है। इस कारण शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है जिससे सांस घुटना, सिर दर्द, मिचली और यहाँ तक की मृत्यु हो सकती है। और ये गैस बिना रंग, बिना गंध की होती है और घरेलू हीटर, वाहनों के धुएं आदि से निकलती है और ये बहुत खतरनाक लेवल अचीव करती है। तो इससे रिलेटेड कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत की क्षरण के क्या कारण, मुख्य कारण हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीएफसी का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल या राख। आंसर है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये अपने आप में एक खतरनाक गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस भी है। उसके अलावा इस गैस का नेचर ये है सीएफसी का, इसका प्रयोग किया जाता है फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल आदि में प्रयुक्त होता है और इसकी उम्र बहुत लंबी है। ये ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाती है और इसका एक नेचर है कि सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये क्लोरो पहला जो है क्लोरीन मुक्त करती है और ये क्लोरीन जो है हमारी पृथ्वी का एक रक्षक है जिसको ओजोन परत कहा जाता है। ओजोन परत हमारे
पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें होती हैं, उससे रक्षा करती है। अब ये सीएफसी यहाँ पहुँच गई, मान लीजिए घूमते-घूमते यहाँ से रिलीज़ हुई, एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में, और लोगों के घरों में देखिए 2-2, अब पहले 1-1 फ्रिज था, अब 2-2 फ्रिज होने लगा, एक से काम नहीं चलता। एयर कंडीशनर की तो चलिए ज़रूरत धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है लगातार। तो ये सब क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं और ये रिलीज़ होकर के सीएफसी यहाँ पहुँच गया। सीएफसी ओज़ोन, ओज़ोन का मतलब O3। O3 का जो नेचर होता है, इसमें O2 प्लस एक नवजात ऑक्सीजन होता है और यही मिलकर के O3 बनाता है। ऑक्सीजन और ये नवजात ऑक्सीजन। O3 जो है ओज़ोन है और ओज़ोन पे जब ये क्लोरीन हमला करता है, तो ये इसको तोड़ देता है। अब तोड़ करके O2 और नवजात ऑक्सीजन को अलग कर देता है। तो ये इस वजह से जो हमारी ओज़ोन परत है, वो उसको नुकसान पहुँचता है, वो पतली हो जाती है या उसमें होल हो जाता है। इसी को ओज़ोन का छेद कहा जाता है। अब जब जहाँ से छेद हो गया, तो उससे सूर्य के प्रकाश से खतरनाक पराबैंगनी किरणें ए, बी, सी इस तरीके की पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो पृथ्वी पे पहुँचने लगती हैं। और जब पृथ्वी पे ये खतरनाक पराबैंगनी किरणें पहुँचती हैं, तो इनका इम्पैक्ट जानवरों पे, फसलों पे, यहाँ तक कि मानव पे बहुत खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह दक्षिणी ध्रुव में जिस तरीके के होल देखे गए थे, या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इससे देखा गया कि स्किन की समस्याएँ, जहाँ-जहाँ इस तरह की रेत ज़्यादा पहुँचती हैं, तो मानव में स्किन संबंधी समस्या, स्किन कैंसर, व्हाइट हो जाना, इसके अलावा और ढेर सारी बीमारियों का ये कारक बनता है। तो जो ओज़ोन अणुओं को तोड़ देता है, ये सीएफसी अणु हज़ारों ओज़ोन अणुओं को नष्ट कर सकता है और इसकी लाइफ बड़ी लंबी है सीएफसी की। ये शरारत करता रहेगा ओज़ोन लेयर्स के पास पहुँच कर के ऊँचाई पे समताप मंडल में और वहाँ पे नुकसान पहुँचाता रहेगा। इससे पृथ्वी पर जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें हैं, वो बढ़ जाती हैं। ये त्वचा कैंसर, नेत्र रोग, फसलों को नुकसान पहुँचाना, इसी के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया और इसको नियंत्रित किया गया। अब इसके प्रयोग को कम कर दिया गया है सीएफसी के। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? दुनिया की ये वो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, जिससे दुनिया में यानी पृथ्वी पर, पृथ्वी रूपी इस दुनिया में जीवन संभव है। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसी दिन रुक जाए, तो इतनी रंग-बिरंगी दिखने वाली दुनिया, भोजन कोई नहीं बनाता है। मैं बच्चों से पूछता हूँ, भोजन आपके घर पे खाना कौन बनाता है? तो बच्चे कहते हैं मम्मी बनाती हैं, दीदी बनाती हैं। तो खाना ना मम्मी बनाती हैं, ना दीदी बनाती हैं। खाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनता है। हम तो घर पे क्या करते हैं, खाने को पकाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। हम चावल का दाना नहीं बना सकते। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही वो संभव है, चाहे गेहूँ है, चाहे चावल है, चाहे सब्जियाँ हैं। ये प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवन संभव है और ये सबके पास नहीं है। ये क्षमता पौधों को मिला हुआ है काम, और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। पौधे ही वो मूलभूत फंडामेंटल बेसिक इस पृथ्वी पे जीवन को देने वाले जीवनदाता हैं, जो भोजन तैयार करते हैं। जितने अकार्बनिक पदार्थ हैं, जितने जीव जंतु सब मरते हैं, सबका हम सबका शरीर कैसा है, कार्बनिक पदार्थों से बना हुआ है। जब शरीर नष्ट होता है, पेड़ पौधे पत्तियां नष्ट होते हैं, जीव जंतु नष्ट होते हैं, तो अपघटक हमारे शरीर के कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं। उन अकार्बनिक पदार्थों को ही पौधे अपनी जड़ों से ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधों की, इसमें दो पौधे अपनी जड़ों से दो चीज लेकर के आते हैं। एक पानी लेकर के आते हैं, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ को लेके आते हैं। पौधे की जो पत्तियां होती हैं, ये पौधे का किचन होती हैं। ये पौधे की पत्ती जो है, ये पौधे का किचन होती है। इस किचन के अंदर ही सब्जी लाने का काम, अनाज लाने का काम, रॉ मटेरियल लाने का काम किसका है? तो वो नीचे से एक इसमें सेल पाई जाती है कोशिका, जिसको जाइलम कहते हैं। जाइलम जो है वो जल से पृथ्वी से जल और अकार्बनिक पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता है।
सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये सब मिल करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, उसके अलावा पोषक तत्व अकार्बनिक पदार्थ पृथ्वी से जड़ से प्राप्त होते हैं। और पानी कहाँ से आ रहा है? जड़ से आ रहा है। तो किचन में, पत्तियों के किचन में सारी चीजें, सारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, यही भोजन बनता है पौधे की पत्तियों में। और जो भोजन तैयार हो जाता है, फिर वो पत्तियों से वो तैयार किया गया भोजन, दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम के माध्यम से पत्तियां भोजन करेंगी, तने भोजन करेंगे, और सारा पूरा एक एक जड़ों को भोजन का फ्लो किया जाए, सबको खाना पीना दिया जाएगा। तो बेटर की भूमिका में कौन है? फ्लोएम। जाइलम जो है वो जाएगा मंडी से सब्जी लाने, और तैयार भोजन होगा किचन में। किचन में भोजन बनने के बाद फ्लोएम के द्वारा पूरे शरीर में, यानी पेड़ पौधे के पूरे शरीर में भोजन पहुंचाया जाएगा। जो भोजन एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो वो भोजन फिर फलों के रूप में, पौधे जो है वो फलों के रूप में एक्स्ट्रा बचे भोजन को संचित कर देते हैं, जिसको आजकल आप आम के रूप में, अमरूद के रूप में, लौकी के रूप में, तोरई के रूप में देख सकते हैं। ये क्या है? ये पौधों के द्वारा जो भोजन बच जाता है, वो तैयार करके एक्स्ट्रा भोजन फलों के रूप में संचित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो तो पौधे देखे कि पेड़ में 100 आम है, लाओ 2-4 आम हम लोग खा लेते हैं, तो वापस ये चीज नहीं होती है। जो पौधे फल के रूप में दे देते हैं, तो वो वापस नहीं लेते, बाकी इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। यहाँ पूछ रहा है कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। यही है वो रिएक्शन जो हमारे और आपके जीवन के लिए उत्तरदायी है। ये रिएक्शन रुक जाए तो हमें भोजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, और पेड़ पौधों के साथ साथ पेड़ पौधे आपको ऑक्सीजन भी देते हैं, ग्लूकोज भी देते हैं। ग्लूकोज का मतलब है भोजन, और ऑक्सीजन जिसे हम हर पल ले रहे हैं। अगर पौधे ना हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की आपूर्ति का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। ये कोविड में भी लोगों ने देख लिया कितना कठिन हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जड़ों से जल लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। समीकरण बचपन से आप देखते आ रहे हैं, ये वाला 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 पानी, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो तैयार हो जाएगा भोजन। अब ये जो भोजन आप देख रहे हैं ग्लूकोज, ये क्या है? ये कार्बनिक पदार्थ है, और फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं पौधे। इस प्रक्रिया से वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ती है, और ये कार्बन चक्र एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। CO2 पौधों का प्रमुख कच्चा माल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने में आसानी होगी, ऑक्सीजन का लेवल इतना बढ़ेगा। बाकी ग्लूकोज तो आप देख ही रहे हैं, और हम लोग भोजन नहीं बना सकते। कोई कोई भी जी, जीव, चाहे हाथी हो, हम आप हैं, शेर है, ये जितने हैं, एक दो जीवों का पता चला है जिनके शरीर पर साइनोबैक्टीरिया, और एक और है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सक्षम है। और अगर ऐसा हो जाए कि हम आप प्रकाश संश्लेषण में सक्षम हो जाएं, तो हर कोई 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे अपना धूप में जाके बैठेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट करेगा, पेट भर जाएगा। लेकिन ऐसी गॉड गिफ्टेड चीजें मनुष्य के लिए नहीं है। तो पौधों की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व जाने बगैर हम उस पर हमलावर हो गए। और जब बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने इम्पैक्ट पहुंचाया है, तो वो मानव है। इतना इम्पैक्ट पहुंचाने की समझ किसी और दूसरे जीव में थी ही नहीं। वो उसके एक तरीके से रक्षक रहे, और मनुष्य ने अपने हित स्वार्थ के लिए ना जाने कितनी बायोडाइवर्सिटी का नुकसान किया। लेकिन ये पृथ्वी है जो लगातार अपने को फिर से रिक्रिएट करने में लगी रहती है, गलतियों को माफ करने में लगी रहती है। कि आपने पेड़ काटा था, चलो कोई नहीं, 2 साल, 4 साल, 10 साल में हम फिर से खुद को हरा भरा कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की
अंधकार क्रिया कहाँ होती है? जो प्रकाश संश्लेषण की अंधकार क्रिया है वो स्ट्रोमा में होती है, पौधे के स्ट्रोमा वाले भाग में। प्रकाश संश्लेषण में अंधकार डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। इसमें एटीपी और यानी डीपीएच के उपयोग से CO2 को ग्लूकोज में बदला जाता है और इसे जो है केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। ये क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो सकती है, इसलिए इसे अंधकार क्रिया कहते हैं। लेकिन ये एटीपी पर निर्भर करता है जो प्रकाश क्रिया में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाइस प्लाइस प्लास्मोलाइसिस किस स्थिति में होती है? समटोनिक विलयन में, हाइपरटोनिक विलयन में, या फिर हाइपोटोनिक विलयन में, या शुद्ध जल में? इसका जो आंसर है वो है हाइपरटोनिक विलयन में। जब कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाता है जहां बाहरी जल की सांद्रता अधिक हो, तो जल कोशिका को बाहर कोशिका से बाहर निकलता है और इससे कोशिका झिल्ली सिकुड़ जाती है और वो कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। यही जो है क्या है, प्लास्मोलाइसिस कहलाता है। ये प्रक्रिया जल संतुलन और कोशिका विज्ञान में महत्वपूर्ण होती है। मतलब कहने का ये है कि अगर कोशिका को आप हाइपरटोनिक विलयन में रखेंगे जहां बाहरी जल की सांद्रता ज्यादा हो, बाहरी जल की सांद्रता अगर अधिक है तो जल कोशिका से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जल जो है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ खींचेगा और इससे जो कोशिका झिल्ली होगी वो सिकुड़ जाएगी, वो कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। और जब कोशिका भित्ति से अलग होने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्लास्मोलाइसिस। जल ग्रहण की प्रक्रिया में कौन सा भाग कार्य करता है? जल को ग्रहण करने में कौन सा भाग, पत्तियां, मूल रोम, बीज, या फिर क्लोरोप्लास्ट? आपका आंसर है मूल रोम। जो रूट है वही मिट्टी से जल और खनिजों को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होती है। और इसमें जाइलम, वह एक मिट्टी की सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं और सूक्ष्म रोम के माध्यम से केशिकत्व के सिद्धांत के माध्यम से ये प्रक्रिया ऑस्मोसिस केशिकत्व के सिद्धांत से जल को अवशोषित करता है। जहां जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, हाई डेंसिटी से यानी कि उच्च कॉन्सेंट्रेशन से निम्न कॉन्सेंट्रेशन की ओर गति करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस जिसकी आज हमने आपके साथ में चर्चा किया है। तो ठीक है, बस इतना ही आज। कल मिलते हैं फिर आगे। बाकी पूरे फोकस के साथ में काम करने की जरूरत है और इस तरीके से सारी स्ट्रेटजी बना करके चलना है ताकि नई से नई चीजों को हम सीखते रहें और उत्साह बना करके रखना है। इस तैयारी में सबसे बड़ी चीज होती है उत्साह।